नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। हम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली फाइनेंशियल चोरी की गहराई में जाने वाले हैं। सोचिए, एक मशहूर अरबपति ने कैसे बैंकिंग सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, जनता का हजारों करोड़ गायब कर दिया और पूरे के पूरे सिस्टम को एकदम घुटनों पर ला दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले का जो स्केल है ना, वो सच में आपके होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं पूरे 11,400 करोड़ रुपए की, और वो भी पब्लिक मनी। ये कोई नकाब पहनकर की गई बैंक डकैती नहीं थी, ये इतनी चालाकी और सफाई से की गई लूट थी जो लगातार 7 सालों तक, जी हाँ 7 सालों तक ऑडिटर्स की नाक के नीचे चलती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। और यहीं पर ना इस पूरे सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई खुलकर सामने आती है। जरा सोचकर देखिए, एक आम आदमी अगर लोन लेता है और गलती से 1 या 2 EMI मिस कर दे तो क्या होता है? बैंक वाले तुरंत रिकवरी एजेंट्स को उसके दरवाजे पर भेज देते हैं, राइट? लेकिन जब एक अरबपति इतने बड़े लेवल पर खेल करता है तो वो 7 साल तक हजारों करोड़ों रुपयों पर 1 पैसे का भी ब्याज नहीं देता, और हमारा सिस्टम बस खामोश बैठा रहता है। खैर, ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें नीरव मोदी के पास्ट में जाना होगा। हीरों का व्यापार तो समझ लीजिए उसके खून में ही था। 1920 में उसके दादा ने गुजरात में कच्चे हीरे का बिजनेस शुरू किया था, जो बाद में बेल्जियम तक फैल गया। 1971 में जन्मे नीरव की परवरिश भी इसी माहौल में हुई। अमेरिका में कॉलेज बीच में ही छोड़ने के बाद वो 1989 में अपने मामा मेहुल चोकसी, नाम तो सुना ही होगा आपने, उनसे बिजनेस के गुर सीखने मुंबई आ गया। और फिर करीब 1 दशक बाद 1999 में उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी, फायर स्टार डायमंड्स। लेकिन पता है, एक आम डायमंड मर्चेंट से ग्लोबल लग्जरी आइकॉन बनने का जो असली टर्निंग पॉइंट था, वो आया 2010 में। एक दोस्त ने उससे झुमके डिजाइन करने को कहा था, और वहीं से उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने भारत की गोलकुंडा खदानों और ऑस्ट्रेलिया से एकदम रेयर हीरे मंगाए और एक शानदार गोलकुंडा लोटस नेकलेस बना डाला। और जब हांगकांग के क्रिस्टीज में इसकी नीलामी हुई, गेस कीजिए क्या हुआ? ये नेकलेस 16.29 करोड़ रुपए में बिका। बस फिर क्या था, रातों रात नीरव मोदी एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था। इस सक्सेस के बाद तो वो रुका ही नहीं, उसने अपना खुद का लग्जरी ब्रांड लॉन्च कर दिया, और कोई 1-2 दुकानें नहीं, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे टॉप शहरों में 17 ग्लोबल लग्जरी स्टोर्स का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उसने मार्केट रेट से डबल पैसा उड़ाया। अरे, न्यूयॉर्क स्टोर की ओपनिंग में तो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर तक आए थे। ये सब देखकर वो इंडिया का 85वां सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन इस पूरी चकाचौंध की जो नींव थी ना, वो दरअसल हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की खून पसीने की कमाई पर टिकी हुई थी। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर उसने इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को हैक कैसे किया? यहाँ पर जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है ना, वो है LOU, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। डायमंड बिजनेस में इंडियन मर्चेंट्स अक्सर बाहर के देशों से माल खरीदते हैं। अब विदेशी सेलर को पेमेंट करने के लिए इंडियन बैंक से महंगा लोन लेने के बजाय ये व्यापारी अपने बैंक से एक LOU मांगते हैं। ये LOU बेसिकली विदेशी बैंक के लिए एक गारंटी लेटर होता है। इसमें लिखा होता है, भाई हमारे इस क्लाइंट को माल खरीदने के लिए लोन दे दो, और अगर ये पैसे नहीं चुका पाया तो हम गारंटी लेते हैं, हम आपके पैसे वापस करेंगे। अब नॉर्मली ये काम बिल्कुल लीगल और सेट तरीके से होता है। आप LOU के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक आपसे प्रॉपर्टी या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है। जब आप सिक्योरिटी दे देते हैं तो बैंक स्विफ्ट नाम के एक सुपर सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम के जरिए विदेशी बैंक को सूचित करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे लेन देन की एंट्री बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS में दर्ज की जाती है। CBS को आप एक बड़ी सी लाइब्रेरी की लेजर बुक समझ लीजिए, जिसमें पाए का हिसाब होता है कि किसने क्या लिया है और कब लौटाना है। लेकिन यहीं पर नीरव मोदी ने गेम कर दिया। उसने इस लेजर बुक को ही पूरी तरह से बाईपास करने का जुगाड़ निकाल लिया। 2011 से उसने PNB की ब्रैडी हाउस ब्रांच के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। इनकी सेटिंग बहुत सिंपल थी। शेट्टी बिना किसी कोलैटरल के LOU अप्रूव करेगा, विदेशी बैंकों को पैसे रिलीज करने का स्विफ्ट मैसेज भी भेज देगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कभी भी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में करेगा ही नहीं। अब जब बैंक के लेजर को ही दरकिनार कर दिया गया तो शुरू हुआ असली फेक डायमंड शेल गेम।
बिना हिसाब किताब वाले एलओयू मिलने का मतलब था कि नीरव मोदी के हाथ में एक तरह से ब्लैंक चेक आ गया था। इस पैसे को उड़ाने के लिए उसने हांगकांग और दुबई जैसी जगहों पर 17 शेल कंपनियां यानी डमी कंपनियां खोली और खुद को बचाने के लिए पता है क्या किया? इन कंपनियों का डायरेक्टर कुछ एकदम अनपढ़ और गरीब लोगों को बना दिया, जिन्हें वो महीने के सिर्फ 8,000 रुपए सैलरी देता था। आप सोचिए, उन बेचारों को हवा तक नहीं थी कि वो 8,000 के चक्कर में हजारों करोड़ के इंटरनेशनल स्कैम का मोहरा बन चुके हैं। इसके बाद उसने एक वॉश साइकिल का खेल शुरू किया। ये बहुत ही शातिर तरीका था। वो क्या करता था, एकदम सस्ते और घटिया क्वालिटी के हीरे खरीदता था, फिर उन्हीं हीरो को अपनी ही इन 17 शेल कंपनियों के बीच बार बार खरीदता और बेचता रहता। हर बार जब हीरा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता तो उसकी कीमत को कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए फर्जी बिल बनाए जाते, और जब इन बेकार पत्थरों की कीमत कागजों पर आसमान छूने लगती तो वो उन्हीं फर्जी बिलों को दिखाकर और भी बड़े बड़े एलओयू लोन के लिए अप्लाई कर देता। और ये जो चीज है ना, ये इस पूरे स्कैम को एकदम परफेक्टली इलिस्ट्रेट करती है। इसी वॉश साइकिल का इस्तेमाल करके असल में जो 1 लाख रुपए का सस्ता हीरा होता था वो कागजों पर जादू से 50 लाख रुपए का बन जाता था, और उसका वो जो बिका हुआ पीएनबी मैनेजर था वो इन बिना सिक्योरिटी वाले एलओयू को धड़ाधड़ पास करता रहा। मतलब बैंक असल में 1 लाख की चीज के लिए 50 लाख का लोन दे रहा था। नीरव मोदी ने ये ट्रिक बार बार इस्तेमाल की और हजारों करोड़ रुपए सीधे अपनी डमी कंपनियों में ट्रांसफर कर लिए। 7 सालों तक ये सब इतनी ही आसानी से चलता रहा, लेकिन हर ताश का महल कभी न कभी तो गिरता ही है ना? अब देखिए किस्मत का खेल। मई 2017 में वो भ्रष्ट मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी आखिरकार रिटायर हो गया। वो 7 साल तक एक ही ब्रांच में टिका हुआ था, जो कि खुद में बहुत अजीब बात है। उसकी जगह एक नए मैनेजर ने ली, दिनेश भारद्वाज। अब नीरव मोदी की टीम को तो बिना सिक्योरिटी के पैसे लेने की आदत पड़ चुकी थी, तो उन्होंने बड़े ही कैजुअल तरीके से 323 करोड़ रुपए के एक नए एलओयू की डिमांड रख दी। लेकिन नए मैनेजर भारद्वाज ने वही किया जो किसी भी नॉर्मल बैंकर को करना चाहिए। उसने सिंपल सा सवाल पूछा, भाई कोलैटरल सिक्योरिटी कहाँ है? और यहीं पर सालों से करप्शन की आदत में चूर नीरव मोदी की टीम ने एक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ना, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने बहुत ही घमंड और लापरवाही में नए मैनेजर को जवाब दिया, अरे आप क्या मजाक करें, हमें तो हमेशा बिना किसी सिक्योरिटी की ही एलओयू मिलता है। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगा शायद बैंक का सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन उनका बस ये एक जवाब, ये एक छोटी सी लाइन इस पूरे हजारों करोड़ के स्कैम का भंडाफोड़ करने के लिए काफी थी। ये सुनते ही नए मैनेजर के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने तुरंत जाकर बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम चेक किया। जब देखा कि पिछले सालों की किसी भी सिक्योरिटी का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, तो उसके पसीने छूट गए। उसने तुरंत ये बात बड़े अधिकारियों को बताई, और जब पीएनबी ने फाइनली अपने इंटरनल लेजर को स्विफ्ट मैसेज के लॉग से मैच किया, तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। जो एंट्री सिस्टम में की ही नहीं गई थी, वो दरअसल बैंक के खजाने में पूरे 11,400 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा गड्ढा छुपा कर बैठी थी। इसके बाद तो बैंक में जैसे भूचाल आ गया। 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी और उसकी फैमिली को भनक लग गई कि अब वो फंसने वाले हैं, और वो चुपचाप देश छोड़कर फरार हो गए। 29 जनवरी तक बुरी तरह घबराए हुए पीएनबी ने फाइनली रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी दी। फिर क्या था, अगले ही महीने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। उसके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और करीब 5,100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर शुरू हुआ एक ग्लोबल मैनहंट, भागने से लेकर लंदन तक का सफर। इस आदमी को ढूंढने के लिए दुनिया भर में एक इंटरनेशनल अलर्ट, जिसे रेड कॉर्नर नोटिस कहते हैं, वो जारी किया गया। लेकिन नीरव मोदी जैसे हवा में गायब हो गया था। महीनों तक कुछ पता नहीं चला, और फिर मार्च 2019 में इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। उसे किसी पुलिस ने नहीं, बल्कि द टेलीग्राफ अखबार के एक रिपोर्टर ने ढूंढ निकाला। वो बंदा बड़े ही मजे से लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर टहल रहा था, और पता है, इंडिया का ये मोस्ट वांटेड भगोड़ा लंदन के बीचों बीच 70 से 80 करोड़ के एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में एकदम राजाओं की तरह रह रहा था। इस खुलासे के तुरंत बाद यूके की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। उसके महंगे वकीलों ने मानवाधिकार का कार्ड खेल गया। कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की गई कि अगर उसे भारत भेजा गया तो उसके मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है। इस सब ड्रामे में कई साल लग गए, लेकिन फाइनली 2022 के आखिर तक यूके की अदालतों ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी सारी अपीलें उठाकर खारिज कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपील खारिज हो गई तो वो इंडिया आ गया होगा। जी नहीं, कानूनी अड़चनें खत्म होने के बावजूद डेडलाइंस बस आती हैं और चली जाती हैं।
वो आज तक इंडिया नहीं लाया जा सका है। उसकी करंट सिचुएशन क्या है, किसी को ठीक से नहीं पता। कुछ अफवाहें तो ये भी हैं कि उसने शायद चुपके से किसी देश में शरण यानी असाइलम मांग लिया है। मतलब सोचिए, जिस आदमी ने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स में से एक किया, वो आज तक भारतीय कानून की पहुंच से बाहर है। अब चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी हमें क्या बता रही है। 11,400 करोड़ की ये चोरी बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊं ना, तो आप सच में चौंक जाएंगे। सिर्फ पिछले 5 सालों में हमारे इंडियन बैंक्स ने कुल मिलाकर 1.57 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए को राइट ऑफ कर दिया है। ये हमें सिस्टम की एक बहुत बड़ी और डरावनी खामी दिखाता है। जब बात इन अल्ट्रा रिच लोगों की आती है ना, तो हमारी और आपकी कमाई यानी पब्लिक मनी की सेफ्टी कितनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही सीरियस सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ एक आम इंसान है जिसे एक छोटी सी ईएमआई मिस करने पर जलील किया जाता है, और दूसरी तरफ हमारा ये सिस्टम है जो हजारों करोड़ रुपए को ऐसे हवा में गायब होने देता है। तो हमें खुद से ये पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 11,400 करोड़ रुपए कभी वापस हमारे देश में आएंगे, या फिर एक आम आदमी के लिए ये फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा के लिए टूट चुका है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।